A very good evening to all of you. Shubham, Kanika, Jitesh, Sulena, शोभित, सर्वेश, प्रियांशी, जया, आकाश, विशेष, श्रुति, अनुपम, मृत्युंजय, भाविक, आप सब कैसे हैं? संचिता, गार्गी। तो आज हम आपके साथ दो छोटे टॉपिक्स जो दोनों थ्योरेटिकल हैं उन्हें कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अदरवाइज हमारे कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। गार्गी, हमारी क्लास तो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, नॉर्मल टाइम पे ही ख़त्म हो जाएगी, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हमने 1 घंटा इसीलिए पहले स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके साथ उसका नाम है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इसमें हम लोग कुछ थ्योरी की डिस्कशन करेंगे, इसमें कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे और वो थ्योरेटिकल बातें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने लिख दी हैं और वो लिख करके आपके पास ऑलरेडी LMS पर डाल दी है। इसका मतलब ये कि जो भी यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा वो ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है LMS पर, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि रदर ये इसको आपको घर पे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। जो मेरे नोट्स हैं इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करके एग्जाम में चले जाना। ये नोट्स बेसिकली उसी नज़रिए से लिखे हैं, जो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल है उसी पर बेस्ड हैं और उसकी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस को देखते हुए कि आपको क्या पढ़ के जाना है। उन्होंने तो तकरीबन 20-25 पेज की थ्योरी लिखी हुई है, तो उसमें से हमने शॉर्ट में 4 पन्नों की थ्योरी बना दी है, तो वो 4 पन्नों की थ्योरी करनी है। ऐसी एक और टॉपिक है फ्रेमवर्क का, जिसके अंदर हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर भी थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे हम लोग। उसके अंदर भी आपको हम पहले LMS पर नोट्स दे देंगे और बाद में उसको थ्योरेटिकल है एक्सप्लेन कर देंगे। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा सेशन उसके लिए अलग लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों को? नहीं हाँ, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। हाँ, इसके बाद हम बेटा प्रणव, पहले मैं ये पढ़ूंगा अपने पास, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको इंड AS 8 और जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली थ्योरी है उसके लिए हम आपके साथ एक अलग 1 घंटे का सेशन लगाएंगे। ठीक है, वो मैं लिख नहीं पाया पूरी तरह से, इसलिए वो आपके पास अभी मैं कराऊंगा नहीं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ हम अपने पास, मुझे दिखा दीजिए साथ साथ में ना आप शॉर्ट में। हाँ, थोड़ा बड़ा भी कर देंगे तो क्या दिक्कत है। तो हम आपके साथ बात करते हैं, क्या आप लोगों ने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स देखी हैं? क्या आपने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स देखी हैं? शुभम कह रहा है कि हाँ देखी हुई है। शुभम ने बिल्कुल कहा, ठीक। शोभित ने कहा मैंने आज तक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट नहीं देखी है। गार्गी ने देखी है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, वेरी गुड। श्रुति ने नहीं देखी है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, जितेश ने नहीं देखी है। मजे की बात है, देखी आप सबने हुई है, आप सबने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देखी हुई है और इतनी बार देखी हुई है कि अब आपको लगेगा क्या बात कर रहे हैं। ये जो रिलायंस की रिपोर्ट मेरे हाथ में है ये भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। यहां देखिए बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, या इसके साथ नाम के साथ देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। बहुत छोटा, आपको दिखाई नहीं देगा। ये जो आप एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं ना, आजकल ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट कहलाती है फॉर द टॉप 500 कंपनीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज। जो पहली 500 लिस्टेड कंपनियां हैं वो जो बनाती है, वो क्या बनाती है? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाती है, और 2017-18 से ही बन रही है। तो इसका मतलब पहली टॉप 500 कंपनीज के बारे में जब भी आप कोई एनुअल रिपोर्ट देखते हैं वो हमेशा कौन सी होती है? दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। हम उसके बारे में आज कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या है। ये देखिए मैंने आपके पास डाबर कंपनी की भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। ये डाबर कंपनी की भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। क्या लिखा है? डाबर इंडिया लिमिटेड इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट 2019-20।
मैंने एक और कंपनी की भी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आपके लिए रखी है। यह है एशियन पेंट्स और ये भी क्या है, ये भी क्या है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपने इतनी बारीकी से पहले कभी देखा हुआ नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट आप ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, बट आप उसको एनुअल रिपोर्ट समझते रहे, लेकिन अब उसका नाम इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हो गया है। किन कंपनियों के लिए हो गया? मैंने कहा इंडिया में टॉप 500 कंपनीज के लिए, जो लिस्टेड कंपनीज है, वो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाती हैं। ऐसा सेबी की एडवाइस पर है, ऐसा करने के लिए उनको कहा गया है। इसलिए दोस कंपनीज प्रिपेयर दी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स। ओके, तो ये एग्जैक्टली क्या होती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, और इसी के ऊपर आपका एक टॉपिक डाल दिया गया, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, क्योंकि आज की डेट में वो 500 कंपनीज के लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है, तो यू मस्ट नो कि वो क्या है। उस एनुअल रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसको हम इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बोलते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो सुनिए, सबसे पहले तो सवाल आता है मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या है, कि ये क्या होती है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप ध्यान से सिर्फ सुनिए, क्योंकि आपको थ्योरी में अगर आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आता है एवोल्यूशन बताइए या मीनिंग बताइए, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स जो जो आपको दिमाग में रहेंगे वो आप अल्टीमेटली एग्जाम में लिख कर आएंगे। तो मैं वही पॉइंट्स आपको, जो आपका क्रक्स है, वो मैंने आपको मेंशन किया है, तो प्लीज लिसन। पहला पॉइंट है कि हमारा आजकल फोकस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द वैल्यू क्रिएशन। इसका मतलब आज हम बायजूस की बात करते हैं या हम कोई भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात करते हैं, यूनिकॉर्न की बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं? हम उसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं। यानी कि अधिकतम केसेस में हमारा आजकल फोकस क्या हो गया है? वैल्यू क्रिएशन पर हो गया है। नाउ व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन? हाँ जितेश, कोई बात नहीं, मोबाइल पर एलएमएस ओपन नहीं हो रहा तो अभी आप सुन लीजिए, बाद में आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारे पास ये वैल्यू क्रिएशन का क्या मतलब है। देखो, जो आप अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसमें एक बड़ी वीकनेस है, दे आर वेरी 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 शॉर्ट टर्म, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म थॉट रखते हैं। जैसे मुझे बताओ, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड भी हम कुछ एडजस्ट करते हैं और कुछ एडजस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब हम एग्जैक्टली अपनी रिपोर्टिंग डेट तक की ही बातें शेयर होल्डर को बताना चाहते हैं। वी डोंट टेल हाउ विल बी द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, एंड इन रियलिटी वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है कि उस कंपनी का भविष्य कैसा है। हम उसके कंटेक्स्ट में क्या करते हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछो, हम उसके बारे में क्या शेयर होल्डर को बताते हैं कि इसका भविष्य कैसा है। हम इट्स बेसिकली हम पास्ट हिस्ट्री को बताते हैं, हम उस डेट तक की बातों को बताते हैं, और थोड़ा सा मीडियम टर्म तक हम अपने पास चाहें तो लॉन्ग कुछ और भी बता देते हैं। प्रोविजन बनाते हैं तो थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर देते हैं, प्रोविजन बना करके वो थोड़ी सी फोरकास्टिंग हो जाती है। इसका मतलब जो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, दे डू नॉट सर्व द एक्चुअल पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू क्रिएशन। देयरफॉर आज की डेट में सभी लोगों का फोकस वैल्यू क्रिएशन पर है, इसलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज द नीड ऑफ टुडे, क्योंकि ये वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करती है। बात समझ में आती है? तो अदिति, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट मैंने लिखा है, मैंने कहा साहब फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल वैल्यूएशन टू वैल्यू क्रिएशन। नीड टू अंडरस्टैंड वाइडर रेंज ऑफ रिसोर्सेज फॉर वैल्यू। अब वैल्यू कैसे निकलती है? वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसके अंदर वाइडर रिसोर्सेज को देखें कि उस एंटिटी के रिसोर्सेज क्या हैं, तभी तो वैल्यूएशन पता चलेगी। इसका मतलब वैल्यूएशन के लिए हम ना, मैं आपको सरल भाषा में कहूं तो हमारा मेन वैल्यूएशन के अंदर क्या इफेक्ट होता है, वी ऑलवेज लुक वेरी वेरी फॉरवर्ड। हम लोग देखते हैं कि भविष्य कैसा होगा। इसका मतलब अगर पेटीएम का शेयर पिटता है तो उसके पीछे कारण क्या है कि लोगों को लगता है कि इसका आगे बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है कि इसका भविष्य बहुत सुनहरा है, और नायका के अंदर उनको लगता है कि इसका भविष्य बहुत सुनहरा है। ये वैल्यू क्रिएशन की जो पॉइंट है, ये दोनों के एनुअल रिपोर्ट बनाकर देख लो, चाहे नायका का चाहे पेटीएम का, उनमें फर्क नहीं दिखाई देगा। वो दोनों आपको एक जैसे दिखाई देंगे, हो सकता है एक में लॉस हो एक में प्रॉफिट हो, लेकिन रियलिटी में फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोच है वही हमारे पास होती है। तो आप जब किसी की वैल्यूएशन करते हैं तो आप उसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल माइंड से सोचते हैं। यू डोंट लुक अप टू द फाइनेंशियल पैरामीटर्स ओनली, यू लुक एट द रिसोर्सेज अवेलेबल, उसके कितने एम्प्लॉय
एम्प्लॉइज हैं, उसका कैसा मार्केट ब्रांड है, कैसी उसकी नेटवर्किंग है, कैसे उसके पास नॉलेजेबल प्रोसेसेस हैं, कैसे उसके पास अच्छे अच्छे पेटेंट्स हैं, दैट क्रिएट्स द वैल्यू। इसका मतलब हमारा फोकस उन चीजों पर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जितेश कह रहा है एनुअल रिपोर्ट और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट क्या है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट समझ लो तो मुझे बताना है एनुअल रिपोर्ट में आप ये चीजें प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो एनुअल रिपोर्ट एक सीमित चीज हो गई, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एक बड़ी चीज हो गई। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में हम लोग जो एनुअल में देते थे वो तो देते ही देते हैं, एडिशनली हम साथ में कुछ और चीजें देते हैं, जैसे कि वैल्यू क्रिएशन क्या होती है। आगे देखिए, अब इसको रीड करिए फटाफट से। IR इज इवॉल्विंग, इवॉल्विंग मतलब बन रहा है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम, इसका मतलब यह भविष्य है, यह कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम बन रहा है। इट अप्लाइज फ्रेमवर्क्स, स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल कैपिटल्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल कैपिटल। लेकिन जब आप अपने पास पढ़ते हैं अपने एनुअल रिपोर्ट में, उसमें आप खाली फाइनेंशियल कैपिटल को फोकस करते हैं, बट यहां पर आप एक वाइडर रेंज ऑफ कैपिटल देखते हो कि एंटिटी की कैपिटल्स कौन कौन सी हैं। उसकी ह्यूमन रिसोर्स भी कैपिटल है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी कैपिटल है, उसकी नेचुरल रिसोर्सेज की भी कैपिटल है। वो आप सभी कैपिटल को यहां पर बताते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज कंसिस्टेंट विद द डेवलपमेंट्स रेगुलेशंस ऑलरेडी एप्लीकेबल। क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाने से आपके इंड बंद हो जाएंगे? द आंसर इज नो, यू विल कंटिन्यू टू डू इंटीग्रेटेड। ये नहीं कहता उनकी बात मत करो, वो तो है ही है, एडिशनली आप साथ में कुछ और देते हैं। एंड हैज एबिलिटी टू फोकस ऑन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। जबकि मुझे बताओ आपकी एनुअल रिपोर्ट में कभी भी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की बात नहीं होती है। एनुअल रिपोर्ट में आप खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं, मैनेजमेंट की एक डिस्कशन कर देते हैं, उसमें जो लिख दिया सो लिख दिया। ये जो कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, ये साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। जैसे ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ वैसे ही हमारे पास इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुई, फिर ये यूरोप में गई, और फिर ये सेबी ने 500 टॉप लिस्टेड कंपनीज को वॉलेंटरी अप्लाई करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसका मतलब ये एक एडवाइजरी जारी कर दी उन्होंने। ये कहां पर दी जा सकती है? इंटीग्रेटेड रिपोर्ट पर हम जो ये फालतू फंड की बातें करेंगे, बाकी सब कुछ तो देंगे ही देंगे जो मैनुअल रिपोर्ट में देते थे। हम एंटिटी की वैल्यूज के बारे में जो बात करेंगे वो अपने पास वैल्यूज के बारे में बात कहां पर करेंगे? चाहे तो मैनेजमेंट डिस्कशन में करो। डू यू नो एनुअल रिपोर्ट हैज वन एक पार्ट होता है मैनेजमेंट कमेंट्री एंड मैनेजमेंट डिस्कशन। हाँ, विशेष बेटा, एक कंपनी ने अगर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग लगा दी है तो दोबारा हट नहीं सकती है वो, क्योंकि वो सेबी की रिक्वायरमेंट में आ गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि 2017-18 से जो भी 510 515 कंपनियां होंगी, कुछ एक आई ऊपर नीचे हो गई, तो वो सारी की सारी को एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और वो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाती है आजकल। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये आप इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मैनेजमेंट डिस्कशन में भी डाल सकते हैं? द आंसर इज यस। मैनेजमेंट कमेंट्री में भी डाल सकते हैं? द आंसर इज यस। हम आपको भी थोड़ी देर में दिखाते हैं एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के अंदर कि वो कहां पर कंपनियां डालकर दिखा रही हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। हां श्रुति, फाइनेंशियल को हम बिल्कुल हटा नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह कि फाइनेंशियल को हटाएंगे बिल्कुल नहीं, हम इंटीग्रेट कर देंगे उसके साथ वैल्यू कितनी क्रिएट हो रही है। ओके श्रुति, इसका मतलब यह कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कोई भी आपके बाकी चीजों से कंफ्लिक्ट नहीं करेगी, बाकी चीजें आप करते रहे। आप वैल्यू क्रिएशन पर भी अब आज की डेट में रिपोर्ट्स बनाते हैं। हां गार्गी, एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो फिर ये अल्टीमेटली अप्लाई होता रहेगा, चाहे आप टॉप 500 में ना भी रहें। Printing of integrated report is not mandatory in India. This is not mandatory. This can be given on websites. इसका मतलब यह कि जरूरी नहीं है कि कोई आपसे बोले कि क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जरूरी है कि एनुअल रिपोर्ट के साथ प्रिंट होनी चाहिए। नहीं, कोई कंपनी उसे अलग से भी बना करके अपनी वेबसाइट पर होस्ट कर सकती है। देयर इज नो इश्यू। एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। जब साउथ अफ्रीका से यूरोप में आए, यूरोप में इस कॉन्सेप्ट को और बड़ा किया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, कंपनीज में वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बना रहे हैं एनुअल रिपोर्ट, उससे बात समझ में नहीं आती है। देखो एक बात तो पक्की है, आपकी एनुअल रिपोर्ट आपको बड़ी प्रिय है,
आपके लिए तो बड़ी प्रिय है, पर यूजर्स को उससे वैल्यू नहीं मिल रही, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ना. यू मस्ट अंडरस्टैंड द यूजर्स आर हैविंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो कहते हैं आप बाल की खाल निकालते हो उसकी हिस्टोरिकल डेटा को लेकर के, आप फ्यूचरिस्टिक नहीं हो. इसका मतलब वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी आर चार्टेड अकाउंटेंट, वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर यूजर्स नीड द इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन. देयरफॉर आज की डेट में ये एडिशनली चीज दी जाती है. हाँ अदिति, ये भी ईयर एंड पर ही होती है. अदर देन टॉप 500 कंपनीज भी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सार्थक. तो हम एक काम करते हैं, हम आपको साथ साथ में कोई एनुअल रिपोर्ट दिखा भी देते हैं, जैसे डाबर की दिखा देते हैं. ये देखिए, ये डाबर की एनुअल रिपोर्ट है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है. दिस इज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, ठीक है ना. तो उन्होंने अपने पास यहां सारा की सारी बातें बताई कि हम अपने पास फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और हम इसके अंदर वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं. ये कॉर्पोरेट ओवरव्यू है, ये उसके कंटेंट्स की उन्होंने बातें करी हैं. तो मुझे बताओ, क्या इनमें स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप पढ़ते थे वो तो ऑलरेडी है ना. इसके अलावा उन्होंने इसमें डाल रखी होगी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बताता हूं. ये देखो बीच में फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल. जब आप इनको देख रहे हैं तो ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है. आप कहेंगे सर इसमें से कोई एक आधी चीज दिखा दीजिए हमको. मैंने कहा ठीक है, तो हम इनमें से कोई एक आधी चीज दिखाते हैं आपको, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा. तो इतने सारे पन्ने हैं, जैसे ये लो ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल पर देखो. अब आप ना ये सोचिए कि आप इसमें जो ह्यूमन कैपिटल, ये डाबर की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें कोई मुनीमगिरी वाला काम है. अब हम एग्जामिनेशन नजरिए से सोचते हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, वो अलग मुद्दा है. बट एग्जामिनेशन का इसके साथ क्या है? कुछ भी नहीं, थियोरिटिकल पार्ट है, टोटल थ्योरी है. तो यहां पर देखिए उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखनी शुरू कर दी ना. दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से अपनी पीआर एक्टिविटी हो रही है. विशेष ने कहा, हु इंश्योर्स ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? द आंसर इज नन. इसमें कोई नहीं है. मैं वही आपको विशेष बताने जा रहा था थोड़ी देर पहले कि एक इंटीग्रेटेड काउंसिल बना दी गई, इंटरनेशनल आईआर काउंसिल, जो यूरोप के बाद बन गई. उसने एक ना फ्रेमवर्क जारी कर रखा है. फ्रेमवर्क का मतलब गीता सार. अब एक आदमी गीता का पालन नहीं करता है तो कुछ हो नहीं सकता है. इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, सेबी ने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की एडवाइजरी जारी की है टॉप 500 कंपनीज के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें ऑथेंटिक का कोई अता पता नहीं है. इसका मतलब ये जो आप बातें लिखते हैं, ये आपकी कंपनी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो क्या बनाती है. प्रणव कह रहा है क्या ये वॉलेंटरी है? तो प्रणव, ये वॉलेंटरी तो है, पर टॉप 500 कंपनीज बनाती ही है क्योंकि उनको एडवाइस दी है सेबी ने, और अल्टीमेटली सेबी के एलओडीआर की रिक्वायरमेंट बनी जाती है उनको कि एडवाइजरी आई है तो आपको करना ही है. इसके अलावा शुभम ने कहा है कि ऑडिटर को इंश्योर करनी है कंसिस्टेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर एसए 720. तो शुभम ने इसको ऑडिट के साथ कनेक्ट किया है. वो कह रहे हैं ऑडिटर अल्टीमेटली तो इसको पढ़कर देखेगा और देखेगा इसमें कुछ बहुत ज्यादा झूठ तो नहीं है. पर शुभम, जो मुझे लगता है, आपने बिल्कुल उसका ऑडिट का ठीक हवाला दिया कि ऑडिट के अंदर हम इंश्योर करते हैं, बट यू नेवर लुक अपॉन द पैरामीटर्स जो इसके अंदर लिखे जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल शुभम कह रहा जी, जब से डाबर का शुरुआत हुई है तब से हम इंपॉर्टेंस देते हैं ह्यूमन कैपिटल को. हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे वो बड़े गाइडिंग सोर्स थे. आज हमारे पास 7,740 वर्कफोर्स हैं, हमारे इतने इंप्लॉइज हैं, इतने इंडिया में हैं, इतने ओवरसीज हैं. यू कैन ऑडिट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके शुभम, आप चेक कर सकते हो कि साहब आपके पास ये इंप्लॉइज वाकई है कि नहीं है. बट स्टिल मोर और लेस जो मैनेजमेंट यहां लिख रही होगी वो ठीक ही होगा. इसके अंदर आप कुछ डिफरेंट करने वाले नहीं हैं. फिर भी हम अपने पास इसके ऊपर ज्यादा दिमाग ना दौड़ाकर काम करेंगे. गार्गी कह रहे हैं क्या हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक जस्ट अंग्रेजी में दिए गए इंग्लिश पैराग्राफ से? मैंने गार्गी आपको एक शॉर्ट में बताया, ये एक पीआर एक्टिविटी है. व्हाट इज पीआर एक्टिविटी? पीआर मतलब अपनी संस्था को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना. ये पीआर एक्टिविटी है अपने एनुअल रिपोर्ट में, जो आज की डेट में अलाउड है.
और ये पीआर एक्टिविटी हमारी वैल्यू क्रिएशन पर बताएगी कि व्हाई वी शुड हैव अ गुड वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब द फोकस इज बेसिकली कि हमारे पास, हम देखो, हम खाली खाली फाइनेंशियल चीजें नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें और कर रहे हैं। गगन कह रहा है पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी क्या होती है, हमारे पास डाबर के कितना नेटवर्क है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ उसका क्या रिलेशन है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर उसके लिए कितना काम कर सकते हैं, अदर देन एम्प्लॉइज कितने हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ओके गगन, हमारे शेयर होल्डर से कैसे रिलेशन है, हम शेयर होल्डर के प्रति कितने सेंसिटिव हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। गार्गी कह रहे हैं क्या आप टॉप 500 कंपनीज पहले 2 साल अप्लाई करें और फिर ना अप्लाई करें? तो देखो गार्गी, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, बट इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो टॉप 500 में जो जुड़ रहा है वो अगले साल भी इसे बना रहा है। गार्गी, इसके पीछे नुकसान भी क्या है? आप अपने बारे में अपना रिज्यूमे बना रहे हो, आप उसको अच्छी तरह से लिख रहे हो तो अच्छे लिखते रहो, क्या दिक्कत है? यू आर एक्सप्लेनिंग बेटर अबाउट योर सेल्फ, इट्स बेटर टू कंटिन्यू। ओके, बट स्टिल बाकी इस पर कोई और रिक्वायरमेंट लॉ की नहीं है। देखिए इसके अंदर और क्या है, अब देखो इन्होंने पूरा पेज छाप दिया। पूरे पेज में है क्या? बस उन्होंने बड़े सारे लोगों की फोटो बनाई और साथ में कह दिया 1 नंबर के लोग हैं। इसके अलावा कहा हमारे यहां बड़ी डाइवर्सिटी है, हमारे यहां पर तरह तरह के लोग आते हैं, फिर परसेंटेज ऑफ फीमेल इंप्लॉइज कितनी है, बाकी इसके अलावा और टैलेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, वगैरह वगैरह। अब एक आप इनमें से कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, ये एम्प्लॉइज के ऊपर उन्होंने जो इतनी कथा लिखी है, हमने कितने घंटे अपने स्टाफ को अवेयरनेस बताई, कितने, ताकि वो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रख सकें, कितनी बार हमने योगा कराई, यानी दिस इज ऑल द बेसिक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ओके, आज की डेट में ये कंपनियां कर रही हैं, ये मैंडेटरी समझ लो हो गया टॉप 500 के लिए। ओके, और इसके अलावा देखो अब ये आ गई नेचुरल कैपिटल, तो भाई हम क्लाइमेट को लेकर हमारे क्या है, ऐसे करके ना ये 6 कैपिटल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, 6 कैपिटल्स के बारे में। तो यहां बताएंगे हम, देखो उसका रंग भी हरा कर दिया इन्होंने नेचुरल कैपिटल के अंदर आकर के, कि हम बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। और देखो पहले फोटो बनाई थी तो इंसानों की बनाई थी, अब उन्होंने फोटो बनाई तो पौधों की बना दी है। फिर यहां लिखना शुरू कर दिया हम क्या क्या कर रहे हैं, कितना धुआं छोड़ते हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ये सब कथाएं उसमें लिख दी। हम प्लास्टिक के कितने खिलाफ हैं। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लग गया। ये सोशल रिलेशनशिप कैपिटल कितनी है, हम लोगों से कितनी नेटवर्किंग कर रहे हैं, हमारे कितने ये क्या है, नए प्रोडक्ट हमने कितने लॉन्च किए हैं। और डाबर ने ओडोमॉस भी इंडिया में बनानी शुरू कर दी है डेंगू हटाने के लिए, और ऐसे करके उन्होंने सब बातें लिखी हैं। आई डोंट सी एनी रीजन कि मैं आपका बहुत टाइम इस पर लूं, कि इसके अंदर बड़ी सारी बातें हैं। आई डोंट सी एनी रीजन कि मैं इसके ऊपर चर्चा करता रहूं, आपके साथ चल सकता हूं आगे। हम अपने पास एग्जामिनेशन नजरिए से देखते हैं कि हमारे को नजरिए एग्जाम के साथ क्या करना है। तो मैंने आपसे कह रहा था कि इंटरनेशनल आईआर रिपोर्टिंग काउंसिल बना दी गई, जिसने एक फ्रेमवर्क जारी किया है रिपोर्टिंग का। यह काउंसिल ग्रुप ऑफ रेगुलेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, आईएएसबी है और अकाउंटिंग बॉडीज हैं। यह बात समझ में आई? यूरोप में एक बॉडी बना दी गई है, क्या पता कल को यह भी मैंडेटरी हो जाए। आईएएसबी जब वर्ष 2000 में बना था तो शुरुआत में मैंडेटरी थोड़ा था, आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सबके गले की हड्डी बन गए। वैसे ही आज की डेट में मैं ये बोल रहा हूं कि दिस बॉडी इंटरनेशनल आईआर काउंसिल, ये हमें कुछ फ्रेमवर्क देती है कि आप वो ये 6 कैपिटल्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए अपनी रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन इसी से है। मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूं बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। वैल्यू किसी कंपनी की जब आप देखते हो, मान लो मैं देखता हूं नायका की, या मैं देखता हूं पेटीएम की, या मैं किसी और बायजूस की, तो वैल्यू क्रिएशन में भी 6 चीजें ही देखी जाती हैं। इसका मतलब यह कि अगर आप कल को अपना स्टार्टअप बनाएंगे तो आपको भी ध्यान रखना है कि ये 6 आपके बेंचमार्क होने चाहिए, और अगर इन 6 चीजों पर वाकई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू एंटिटी की बढ़ती चली जाएगी। मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि वैल्यूएशन के लिए यही 6 चीजें देखी जाती हैं, उन्हीं 6 चीजों पर हम लोग प्रकाश आजकल डालते हैं। तो उस काउंसिल में कितने लोग हैं? उस काउंसिल में बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, जैसे हमारा सेबी है, बट हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें नहीं है। जैसे आईएएसबी है, उसमें बड़े सारी कंपनीज भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं। ये सारों की मिलकर एक काउंसिल है जिसने एक फ्रेमवर्क दे दिया है। आइए आगे चले जरा कि उस फ्रेमवर्क के बारे में और पढ़े।
इसका मुख्य काम क्या है? यह कम्युनिकेशन हमको देगा अबाउट द वैल्यू क्रिएशन। क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एंटिटी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है? बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कुछ भी बात कहने की जो अल्टीमेटली आप नहीं कह सकते फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंड यस की रिक्वायरमेंट की वजह से। आप बहुत अपनी तारीफ करना चाहते हैं, अपने बारे में ढोल बजाना चाहते हैं, पर इंड यस तो अलाउ नहीं करेगा। आप तो कॉन्टिंजेंट एसेट नहीं दिखा सकते अपना, उसके अंदर भी आपकी कंडीशंस है कि नहीं नहीं, ये तो आप दिखाना बेवकूफी है। लेकिन इसकी जगह पर आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो कहना चाहो कर सकते हो। ऑफ कोर्स झूठ थोड़ा ना कहेंगे तो ठीक है। इसमें इंटीग्रेट क्या हो रहा है? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसी से वर्ड बना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। आई होप आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यह क्या बहुत ज्यादा होना चाहिए? इट इज कंसाइज। व्हाट इज कंसाइज? कंसाइज मतलब बातें सारी हो पर शॉर्ट में हो। कम्युनिकेशन है अबाउट द स्ट्रेटजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, प्रोस्पेक्ट कि कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है, वो कैसे गवर्नेंस कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है और प्रोस्पेक्ट्स क्या है। ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क किसने जारी किया? मुझे फटाफट से बताओ, ये फ्रेमवर्क किसने जारी किया? ये फ्रेमवर्क किसने जारी किया? ये जारी किया इंटरनेशनल आईआर काउंसिल ने, जिसके अंदर कौन है? जिसमें बड़े सारे विश्व की कंपनीज भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं और रेगुलेटर्स भी हैं, अकाउंटिंग बॉडीज भी हैं। शोभित कह रहे हैं आईआर मींस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। नालायक गला बैठ गया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोल के, अभी भी कह रहे हैं आईआर की फुल फॉर्म क्या है। उस काउंसिल ने एक फ्रेमवर्क दे दिया। उस फ्रेमवर्क के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसे बोलते हैं फीचर्स ऑफ फ्रेमवर्क। नंबर 1, ये प्रिंसिपल बेस्ड हैं। प्रिंसिपल बेस्ड मतलब इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका ये रूल है, प्रिंसिपल बेस्ड है, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं है, जो मन में आए वो लिखो। कोई भी मेजरमेंट और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जजमेंट लगाओ और अपनी बात को कहो। बात समझ में आती है? ये उसका एक फ्रेमवर्क का फीचर है कि ऐसा होता है। फिर ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है, ये किन के लिए बनाई जाती है? हमारा फ्रेमवर्क कहता है प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाओ या प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए बनाओ, बाकियों के लिए नहीं चाहिए। मुझे फटाफट से बताइए व्हाट डज इट मीन। मान लो मेरी कोई एनजीओ है, बहुत बड़ी एनजीओ है, क्या मैं उसके लिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बना सकता हूं? तो हमारा फ्रेमवर्क कहता है चाहिए नहीं है, बिकॉज उनमें कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे? वैल्यू क्रिएशन किन के लिए होगी? जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जो आपकी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है उनके लिए वैल्यू क्रिएशन होगी ही नहीं। इसका मतलब हमारे पास ऐसी स्थिति में कोई भी उसके अंदर आपका फ्रेमवर्क अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हां जितेश, रियल में हमारी भी एनजीओ है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, ठीक है। तो मैंने कहा हमारे पास ये एक प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए है। सभी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ये प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए है। इसमें कौन सा डेटा होता है? क्या क्वांटिटेटिव डेटा भी होता है और क्वालिटेटिव डेटा भी होता है? तो अभी आपने देखा था, मुझे बताइए क्या इसमें दोनों डेटा होते हैं? हां, हमारे पास कितने इंप्लॉइज है और कितने नहीं है। हाँ, श्रुति कह रहे हैं आप फिर से बताओ एनजीओस के लिए ये क्यों नहीं है? क्योंकि एनजीओस वैल्यू क्रिएशन नहीं करते हैं। बात समझ में आती है श्रुति? इसका मतलब बायजूस की वैल्यू क्रिएशन है, उसकी वैल्यूएशन होगी, एनजीओ की नहीं होगी। इसका मतलब जिनकी वैल्यू क्रिएशन नहीं है, जिनका बहुत हम ये कहें कि हाँ ये कोई शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, वो तो सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं, वो कोई शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएशन ही नहीं करती हैं। देयरफॉर उनके अंदर आपको ये रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी फ्रेमवर्क कहता है बनाना चाहे तो रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब मुख्यतः ये किन के लिए होती है? प्राइवेट सेक्टर के लिए होती है, एनजीओस के लिए नहीं है ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। फिर भी कोई लगाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गार्गी बताएंगे हमारी एनजीओ क्या करती है। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए अबाउट वैल्यू, कि कितनी वैल्यू क्रिएट हुई, कितनी प्रिजर्व हुई या कितनी नष्ट हुई, हमें यह बताना चाहिए। और इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले फीचर बताओ, तो ये आपको रट के जाने हैं।
मुझे आश्वासन दो कि ये आप रट सकते हैं और अपने शब्दों में अगर लिखने पड़े तो लिख भी सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल के सारे पन्नों का रट्टा लगाएं, सिर्फ इतना सा पढ़ के चले जाओगे और अपने शब्दों में लिख दोगे तो बात बन जाएगी। क्योंकि मैं जो समझा रहा हूं उससे आपका बेसिक फ्रेमवर्क तो बन ही रहा माइंड के अंदर कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इनमें कितने तरह की कैपिटल्स की चर्चा होती है मैंने आपसे पहले बताया था, अभी आप देख भी रहे थे। कितने तरह की कैपिटल्स की चर्चा होती है? 6 तरह की कैपिटल्स की चर्चा होती है। इंडिया भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करता है। इंडिया ने अडॉप्ट सेबी के थ्रू किया है। इंडिया में सेबी इज द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल, आईसीएआई इज नॉट मेंबर्स। ओके, ये मैंने बोला कि आईसीएआई उसका मेंबर नहीं है, हालांकि बहुत सारे देशों के अंदर उनके अकाउंटिंग बॉडीज भी मेंबर है। इंडिया उसका मेंबर नहीं बन पाया, बट सेबी चूंकि मेंबर बना इसलिए उसने इंडिया में टॉप 500 कंपनीज के लिए अप्लाई कर दिया। और आपके कोर्स में इसलिए आ गया बिकॉज ये चीज आ गई है, तो द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मस्ट नो कि ऐसा हो रहा है ताकि वो अपने पास अपने ऑफिस में ठीक काम कर सके। तो 6 कैपिटल्स कौन कौन सी हैं? एक, इनका फिर से रट्टा लगाना पड़ेगा। फाइनेंशियल कैपिटल की कंपनी की कितनी इक्विटी कैपिटल है, कितनी डेट कैपिटल है। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल की उन्होंने कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितना इनके इक्विपमेंट बनाए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंटेलेक्चुअल कैपिटल, उनके पास कितने पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, नॉलेज और सिस्टम्स हैं। कितनी ह्यूमन कैपिटल है, इंप्लॉइज कितने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, उनकी लॉयल्टी कैसी है, उनका मोटिवेशन कैसा, उनकी ट्रेनिंग कैसी है। सोशल कैपिटल, उन्होंने नेटवर्क कैसा बनाया, एजेंट कैसे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर्स कैसा है। नेचुरल कैपिटल, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं, उनकी रक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम के लिए वो क्या कर रहे हैं। आई होप आपको ये 6 कैपिटल याद रहेंगी। चल सकता हूं आगे। और यह भी लिखा है ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन द कैपिटल डिफरेंटली। ये 6 में से आपको लगे कि नहीं मैं इसकी डेफिनेशन में सोशल में इंप्लॉइज को जोड़ूंगा और इनको मैं इसमें जोड़ूंगा, आप कर सकते हैं। इसका मतलब आपका फ्रेमवर्क आपको अलाउ करता है। अरे फ्रेमवर्क के तो अभी दांत ही नहीं है ना। दांत क्यों नहीं है उसके? अभी कानून थोड़ा ना बना है, अभी तो एक रिकमेंडेटरी फ्रेमवर्क है जिसको उन्होंने इंटरनेशनली अप्लाई करने के लिए वेरियस रेगुलेटर को भेजा, सेबी को भेजा, हमने अप्लाई कर दिया उसके अंदर, ठीक है ना। तो बाकी इसके ऊपर ऐसी कोई लंबी चौड़ी आज की डेट में रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना होता है। यह प्रोसेस क्या होता है? ये पहले तो मैं अगर मान लो इधर से आपको दिख जाए, ये मेरे हाथ में किसकी एनुअल रिपोर्ट है? क्या आपको ये दिख रहा है? चलो इधर से दिखाते हैं। ये रिलायंस की इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग है, रिलायंस की। ये 6 कैपिटल्स इन्होंने लगाई, दिखाई दे रहा आपको? ये 6 कैपिटल्स की उनकी इनपुट है। नेचुरल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, सोशल कैपिटल। ये लगाई उन्होंने अपने बिजनेस में, ये वो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कैपिटल लगाई इस बिजनेस में, वो रिफाइनरी का काम करते हैं, ये करते हैं, उसमें स्ट्रेटजी लगाई, ये किया वो किया सारा। फिर इसके ऊपर ना उन्होंने लिखा है स्ट्रेटजी इस पेज पे लिखी है, एनवायरमेंट इस पेज पे लिखा है। कह रहा उससे हमारी आ गई आउटपुट कि हमने इससे बनाया क्या, हमने इतनी आउटपुट जनरेट की। ध्यान दो, आउटपुट में खाली आपके गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। वो कह रहा हमने कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ली, कितना वाटर रिसाइकिल कर लिया, कितने हमने अपने पास और काम कर लिए, ये इतने पेटेंट फाइल कर लिए, इतना केमिकल, इतने गुड्स भी बना लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स भी तो आ गए इसके अंदर, इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, इतना पीबीआईटी कर लिया, और अंत में ये हमारी बची हुई फिर से बची हुई आउटकम्स हो गई। ये आउटकम फिर से कौन सी है? वही आपकी 6 की 6 कैपिटल्स के बारे में फिर से उन्होंने बता दिया कि हमारे पास अब हेल्दियर स्टाफ हो गया और हेल्दियर हो गया। एक बात बताओ, मुझे दिखाइए, कुल मिलाकर के आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना? सिर्फ और सिर्फ आपको रियल में ये पीआर एक्टिविटी है और कुछ नहीं है। आप अपने बारे में बताएं, बस यही एक्टिविटी है। ये चूंकि आपके मैंने उसकी रिपोर्ट दिखाई है, तो मैं एक और कंपनी की भी रिपोर्ट लेकर आया हूं आपके पास, तो वो भी देख लीजिए जरा। मैंने किसकी डाउनलोड की थी? शायद डाबर की थी। एक बार चेक करता हूं फेवरेट में। हाँ ये लो, नहीं ये नहीं थी, फिर तो एशियन पेंट होगी। हाँ
ये देख लीजिए, अब आपको यहां से भी दिख जाएगी। ये एशियन पेंट्स है, तो आप पाएंगे एशियन पेंट्स में भी। बताओ पहले क्या होगा, फटाफट से बताओ, पहले क्या वो चार्ट में बनाएंगे? ये आपका फ्रेमवर्क है, ये ऐसा करना है आपको। पहले वो बताएंगे हमारी कैपिटल्स के बारे में, फिर वो इसके अंदर क्या, ये इनपुट की कैपिटल्स है, कहता है इतनी कैपिटल लगाई, इतना ये लगाया, इतने ये लगाए, इतने आदमी लगाए, इतना ये किया। फिर कहता है हमने ये सारे प्रोसेसेस चलाए उसके अंदर, ये सब कुछ हमने धंधा किया। धंधा करके ये क्या निकली हमारी आउटपुट, कह रहा पेंट बन गए, वाटर प्रूफिंग हो गई, पता नहीं क्या क्या बन गया, और इतने हमारे गुड्स भी बन गए। और फिर ये अंत में क्या है, कहता है अब बची हुई कितनी कैपिटल हो गई, इतनी कैपिटल हो गई, इतनी ह्यूमन कैपिटल हो गई, इतनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गई। क्या आपको मोटा मोटा समझ में आ गया? इसमें तो फिर एप्पल को जो एनुअल मीट होती है वहां एप्पल वेबिनार करता है विदाउट चार्जर फ्री। हाँ, गगन ने कुछ बात कही है, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई है, पर गगन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये है कुल मिलाकर के अपने बारे में सिर्फ आपने अच्छी बातें बतानी है। ये डिज़ाइन के लिए अलग से, हाँ, जितेश की क्वेरी बड़ी अच्छी आई है, वो कह रहे हैं कि सर क्या ये डिज़ाइन के लिए अलग से आदमी रखे जाते हैं? हाँ, और डिज़ाइनर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये डिज़ाइन नहीं करते। डू नॉट वरी अबाउट दैट कि आपको कल को ये डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो आगे चल सकते हैं क्या? तो मैंने कहा ये देखो, अब मैंने आपको ना शॉर्ट में ये लिखवा दिया, अब ध्यान से देखो, ये शॉर्ट में लिखवा दिया। इनपुट के कितनी कैपिटल होंगी? 6 कैपिटल। 6 कैपिटल की इनपुट होंगी, और उसको फिर क्या करेंगे हम, बिजनेस एक्शन करेंगे और उसके ऊपर रिस्क बताएंगे। तो क्या निकल आएगी आउटपुट, और आउटपुट से क्या बन जाएगी? 6 कैपिटल की आउटकम। तो ये आपको अपने पास थोड़ा समझाना पड़ता है। मैंने देसी प्रकार से लिख दिया कि साहब आपको अपने पास ऐसा करना है, और इसके सैंपल दिखा दिए मैंने। किसके? एक तो डाबर का दिखा दिया, और एक मैंने आपको दिखा दिया किसी और का। प्रणव कह रहे हैं आउटपुट, कैपिटल और आउटकम का क्या मतलब है? आउटपुट है जो हमने इस साल में प्रोड्यूस किया, आउटकम है क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब ये हो गया, इन 6 कैपिटल में आउटपुट को जोड़े तो क्या निकलाई? आउटकम निकलाई। जितने इंप्लॉइज यहां थे, अगर यहां पर उसने नए रोजगार पैदा किए तो इंप्लॉइज यहां कितने हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। निहार कहता है क्या इस टॉपिक से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं? द आंसर इज यस, आया हुआ है। फिर आओ जरा अब इसके अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। मतलब आप इसके अंदर अपने आप को गाइड कर रहे हैं कि क्या क्या आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए। झूठ नहीं लिखना है, ठीक है ना? मटेरियल बातें लिखेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? हिल रहा है क्या? आप मटेरियल बातें लिखेंगे, कंसाइज लिखेंगे, सबके बारे में लिखेंगे, पर शॉर्ट में लिखेंगे, रिलायबल लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे, कंसिस्टेंट लिखेंगे, कंपेरेबल लिखेंगे, रिलेशनशिप ठीक से बताएंगे, इंफॉर्मेशन को जोड़कर दिखाएंगे, स्ट्रेटजी को लिखेंगे, फ्यूचर के बारे में लिखेंगे। अब भाई साहब इसका मैं आपको क्या कर सकता हूं? यही कह सकता हूं, इसे रट्टा लगा के चले जाओ। ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, बस बात खत्म। सार्थक कह रहा है रिस्क एंड बिजनेस एक्शन के बारे में बताइए। यह बताने का मतलब होता है कि हमारी कंपनी को कौन कौन से रिस्क हैं। हम अपनी ये 6 कैपिटल लगा रहे हैं, तो रिस्क एनवायरनमेंट क्या है, और उस रिस्क के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है, और उस स्ट्रेटजी पर हमने क्या क्या एक्शन लिए हैं। तभी तो वैल्यू क्रिएट होगी ना हमारी। इसका मतलब मैं बताऊंगा कि मुझे इन चीजों से खतरा है, जिसके ऊपर मैं ये बिजनेस एक्शन ले रहा हूं, ये मेरी स्ट्रेटजी है, और उससे ही आउटपुट हो रही है। बात समझ में आती है? तो ये हम अपने पास ये चीज बताई जाती है। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। सार्थक आपको मोटा मोटा ना क्या करना है, ना आपके आंसर को ढंग से उन्होंने पढ़ना है, मुख्य बात लिखनी है। बाकी अंग्रेजी जो मर्जी ठीक से लिख दो, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज नो नीड टू लर्न एवरीथिंग। फिर इसके अलावा ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब जैसे बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होती है, तो दीज आर बेसिकली सेपरेट पेजेस। यहां पर अपने पास हम सारे के सारे पेजेस बताते हैं। ये कितने पेज होंगे? ये पेज हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या है? कितने पेज होंगे, ठीक है? तो इस पर होगा ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू, उसका एक पेज होगा जिस पर अपना कल्चर, एथिक्स, स्ट्रक्चर बताओगे। गवर्नेंस का होगा। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल में आप 6, वो जो मैंने प्रोसेस बना के दिखाया था ना, वो वहीं पे 6 कैपिटल्स होती है, वहीं पर ये वाला चार्ट होता है। ये दिखाओ, ये देखो, ये है बिजनेस मॉडल, ठीक है ना? तो बिजनेस मॉडल ये था,
और बिजनेस मॉडल में ही आप अपने पास ये चीज प्रस्तुत करते हैं। तो ये आ गया बिजनेस मॉडल। फिर इसके रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, क्या उस बिजनेस मॉडल में भी शॉर्ट में रिस्क लिख दिया और साथ में एक पेज जोड़ दिया? दिखा दो जरा। यहां कहीं ना कहीं रिस्क लिखा मिलेगा, हालांकि रिलायंस का मुझे पता नहीं, ये लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। कहता पेज नंबर 152 पे चले जाओ, वहां पर इसके रिस्क के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही रिस्क के बारे में बताना है, वैसे ही स्ट्रेटजी के बारे में भी एक पेज होगा, परफॉर्मेंस के बारे में भी एक पेज होगा, आउटलुक के बारे में भी पेज होगा, और बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ये जानकारी आपने कैसे इकट्ठी की ऐसे होगा। तो आपकी जो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट होंगी उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पन्ने आपको इस पे छापने होते हैं। हालांकि एक पन्ने के अंदर आप एक मुद्दे पर आप 3-3 पन्ने लगाएं तो ये तभी तो इतनी मोटी हो जाएगी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। ये हमारे पास उसके एलिमेंट्स है। अब बारी आती है कि सर इसके ऊपर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैंने कहा लो आओ क्वेश्चन देखे जरा। हाँ, अदिति कह रहे हैं 6 कैपिटल के भी पन्ने छापने हैं। अदिति वो डिपेंड करता है, कई कंपनियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती 6 को, वो डाबर ने उठा के उनके ऊपर हरे पन्ने भी छाप दिए, लाल पन्ने भी छाप दिए, वो डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। कह रहा है बताइए कितने तरह की कैपिटल्स होती हैं। फटाफट से बताइए। कह रहा है बताइए कितने प्रकार की कैपिटल्स हैं जो इस फ्रेमवर्क में दी हुई हैं। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को रिजिडली फॉलो करनी होती है? द आंसर इज नो। ये रिजिडली फॉलो नहीं करनी होती है। चल सकते हैं आगे। कैन अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? द आंसर इज यस, नॉट मैंडेटरी बट वो कर सकती है। Can integrated reporting be done in compliance with the requirements of the local laws to prepare the management commentary? क्या integrated report में local laws के साथ साथ भी की जा सकती है या अलग से बनानी जरूरी है? नहीं, उसी मैनेजमेंट कमेंट्री में छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से भी छप सकती है, स्टैंड अलोन भी छप सकती है, वेबसाइट पे डाल दो। लेकिन तुम चाहो तो मैनेजमेंट कमेंट्री में। हमारे देश में सभी कहां पर छाप रहे हैं? सभी मैनेजमेंट कमेंट्री के साथ छाप रहे हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन है जो आपके एमटीपी आरटीपी में आए हुए हैं। कह रहा है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है और उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो आप अपने पास जो मैंने आपको शॉर्ट समरी दी है वो देख लो, और उसके फीचर्स कौन से हैं। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, प्राइवेट सेक्टर के लिए है, कम्युनिकेशन होता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा होता है, वैल्यू क्रिएशन होती है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं कि ये कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, वो सारी बातें यहां लिखी हैं। ये देखो एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन, एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन किसने पूछा था? ये एग्जाम में आता है कि नहीं? निहार ने पूछा था। निहार 6 नंबर का सवाल एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है? कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताओ। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट नेसेसरी है कि स्टैंड अलोन होनी चाहिए? ट्रू और फॉल्स फटाफट से बताओ। फॉल्स, ये बेसिकली स्टैंड अलोन भी हो सकती है और ये चाहे तो आप अपने पास मैनेजमेंट कमेंट्री के साथ जोड़ सकते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज रिटन प्राइमरीली फॉर द प्राइवेट कंपनीज। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए है प्राइमरीली। हां, दूसरे लोग चाहे तो बना सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनीज वर्ड यहां लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये प्राइवेट बेसिकली क्या है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का रेफरेंस देना चाहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा है ये। तो ये मेरे ख्याल से ट्रू बनना चाहिए। फिर भी देखते हैं। अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एज रिक्वायर्ड बाय द लोकल लॉ कंटेनिंग मैनेजमेंट कमेंट्री और अदर रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स कंटेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन सर्व द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। कहता है आप अपने लोकल लॉज के साथ कमेंट्री के साथ डाल दो या अदर रिपोर्ट बनाकर डाल दो। क्या ट्रू है कि फॉल्स? तो ये भी ट्रू है, आप ऐसा कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में सिर्फ पॉजिटिव मैटर होने चाहिए। बताना जरा, क्या खाली पॉजिटिव होने चाहिए कि कैपिटल इरोडेड भी लिखा था हमने? इरोडेड भी होनी चाहिए। दिस इज फॉल्स। आप अपने पास बुरी बातें भी साथ साथ बताएंगे। तो भाई 6 नंबर में आ रहा है डेड नंबर का क्वेश्चन, तो क्या दिक्कत है? निहार, आई होप आपको समझ में आती है। एमटीपी मार्च 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एमटीपी का है, एग्जाम का नहीं है, एमटीपी का है।
स्टेट द कैटेगरीज डिफाइंड इन द कैपिटल, कमेंट वेदर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो द कैपिटल, ये ऑलरेडी हो गया। कैन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू द फ्रेमवर्क, द आंसर इज यस। कैन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बी डन इन कंप्लायंस विद द लॉज, द आंसर इज यस। कुल मिलाकर कहो तो वही सवाल है, वही सवाल है, उन्हीं को घुमा फिरा कर पूछा हुआ है। मुझे फटाफट से आश्वासन दीजिए कि आप लोग अपने पास ये अगर क्वेश्चन अब आता है तो जो मैंने इस पे तकरीबन 40 मिनट लगाए, इन 40 मिनट्स की डिस्कशन से आप काम कर लेंगे। इज सीएफओ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर मेकिंग द इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, द आंसर इज यस, ही इज द पर्सन। अगर एंटिटी के पास सीएफओ है तो हाँ, सार्थक को पहले 3 सवाल को जोड़ के एमटीपी डाल दिया उसके अंदर। तो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, और मैं अभी आपके साथ स्लाइड में थैंक्स आएगा और फिर उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंड एस 8। हाँ जितेश, एक और टॉपिक ऐसा ही है, एक और टॉपिक ऐसा ही है जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। उस पर भी कोई एक 1.5 घंटा लगेगा, और मैं इस कमिंग वीक में किसी भी दिन आपके साथ मॉर्निंग में 9:30 लेकर के वो टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। इसका मतलब हमारी आज ऑफिशियली इंड एस 8 को करने के बाद हमारे पास फिर सेशंस होंगे रिगार्डिंग योर क्वेरीज, ठीक है ना। शुभम कह रहा है कल ही करा दीजिए, चलो कल कर लेते हैं। अगर आप कल करना चाहें तो मैं कल करा देता हूं, लेकिन कल शाम को होगा, ठीक है। निहार, आज मेरे पास एक इंड एस है करवाने वाला, वो कौन सा है? इंड एस 8। और इसके अलावा मैंने उस थ्योरी के भी नोट्स जिस तरह ये लिख कर लाया था वो लिखे हुए नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं अभी आज वो नहीं करा पाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं, एंड अभी हम कुछ देर में मिल रहे हैं विद इन 2-3 मिनट्स, जिसमें हम लोग अपना इंड एस 8 पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।